हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड्स हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लैटिस पढ़ेंगे, मतलब जालक। आयन किस तरह से अरेंज होते हैं। आपके सिलेबस में डायरेक्ट लैटिस एनर्जी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें लैटिस की स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमें एनर्जी किस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है या क्या उसके फैक्टर अफेक्टिंग है, उनको हम समझ पाएंगे। तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो, तो एक सिंपल सा रिवीजन है। एक दो स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा सा देखेंगे, जो भी हम पढ़ के आए हैं वो थोड़ा बहुत उसको रिफ्रेश करेंगे। तो कॉमन जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हमने फर्स्ट लिया है दैट इज अ सीजियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा सीजियम क्लोराइड का? CsCl, कैटायन प्लस एनायन। ठीक है। अब इनकी वैलेंसी कितनी है? 1। दोनों में +1 प्लस माइनस चार्ज है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कितना है? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। अब कैसे बनेगा? जैसे ये सेंट्रल एटम है, सपोज ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है वो 8 सीजियम एटम से, आयन से, हम एटम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे? आयन। 8 सीजियम एटम से बॉन्ड बनाता है। यहाँ मैंने सिर्फ, आप समझ लो, सेंट्रल पार्ट ही बनाया है। वैसे इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी बाउंड्रीज आपस में मिलती है। तो ये सेंटर है और ये 8 अलग अलग साइड से वेरियस डायरेक्शन में, तो एक क्यूब का स्ट्रक्चर बना लेता है। 4 इन दिस लेयर एंड 4 एट सेकेंड लेयर। अब ये जो क्लोरीन है ये खुद एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें ये सेंटर में एक सीजियम एटम प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरह से बॉन्डिंग बना रहा है। इससे फिर फर्दर 8 क्लोरीन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह से बॉन्डिंग बन रही है। तो ये क्यूब आपस में जुड़ के पूरा एक लैटिस बनाते हैं। एक क्यूब आप इस तरह से निकाल सकते हो, जिसके सेंटर में क्या है? एक, जैसे अगर ये हम सीजियम मान रहे हैं तो ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको हम निकालें तो ये क्लोरीन है, तो यहाँ सेंटर में सीजियम का आयन होगा। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉक्स जो हैं, क्यूब जो है, आपस में जुड़ के पूरा एक लैटिस बनाते हैं। सेम ऐसे ही जो सेकंड एग्जांपल है वो हम देखते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला NaCl। ठीक है, Na पे +1, Cl पे -1, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, वैलेंसी इसकी 1 होती है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप का। इसमें देखो आप, ये सेंट्रल वाला एटम उठाते हैं। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये एटम है, ये क्या है? ये सपोज हम मान लेते हैं कि ये क्लोरीन है। इसको हम क्या मान रहे हैं? क्लोरीन मान रहे हैं। ये क्लोरीन का आयन है। तो ये 6 सोडियम आयन से बाइंड है। देखो कैसे, एक इन अपर साइड, एक बॉटम में, एक लेफ्ट, एक राइट में हो गया, एक फ्रंट, एक बैक, हो गए टोटल 6। सेम इसके होंगे, ये इसका अपर, बॉटम, लेफ्ट, ऐसा इधर लैटिस इंक्रीज करेंगे तो राइट में, फ्रंट एंड बैक। तो ये सब कितने बना रहे हैं? ईच एंड एवरी एटम, एनायन को ले लो या कैटायन को ले लो, किसी को भी ले लो, हर एक में कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका 6 आएगा। वैलेंसी 1 है। अच्छा, प्रीवियस में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी वो नहीं, वैलेंसी 1 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर इसको एक को निकालें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है अबाउट द लैटिस, कि लैटिस में क्या है, ये एनायन और कैटायन इस तरह से अरेंज होते हैं। अब देखो, सेम टाइम जब ये एक एनायन अपोजिट चार्ज कैटायन से कवर्ड है, उसी समय इसके आसपास ये सेम चार्ज वाले, सेम वाले भी प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो है ही नहीं, वो भी इसके साथ में प्रेजेंट है। तो जब लैटिस बनेगा तो अपोजिट चार्ज वाले तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो लैटिस में ये रिपल्शन फोर्स भी
इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से अभी लैटिस हमने पढ़ा तो हमने देखा कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ये भी आसपास ही है, ये भी आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैटाइन ही कैटाइन है, एनाइन नहीं आ रहा है आसपास। जहाँ एनाइन है वहाँ कैटाइन है, तो फिर दोनों ही एक दूसरे के रिपल्शन और अट्रैक्शन एरिया में प्रेजेंट होंगे, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों फोर्स अप्लाई होंगे। तो पहली ये चीज़ है। अब हम देखते हैं लैटिस एनर्जी। तो पहली चीज़, व्हाट इज द लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी होती क्या है? लैटिस एनर्जी, या इसको हिंदी में बोलते हैं जालक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जालक ऊर्जा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज रिक्वायर्ड एनर्जी। अब ये देखो, इसको डेफिनेशन को मतलब ये है कि हमें एक लैटिस है, जैसे ये हमारा लैटिस है, ये बना कैसे है? इसमें सोडियम है प्लस Cl है माइनस, ये दोनों किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। ये आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है NaCl इन सॉलिड स्टेट। पहली चीज़, ये आयनिक है, हाईली अनस्टेबल है। दूसरा, गैस स्टेट में, ये कन्वर्ट होके किस में आ गए? नॉन आयनिक स्टेट में, स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेट भी गैस से सॉलिड हो गई, मतलब रैंडम से फिक्स्ड शेप में आ गए। तो ये क्या, स्टेबिलिटी की तरफ आ गया। अब हमें निकालनी है, इसमें क्या होगा, जो भी कोई चीज़ एक अनस्टेबल कंडीशन से, जब भी कोई स्पीसीज एक अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन की तरफ मूव करती है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करती है। ये लैटिस में अरेंज हो गए। अब पहले ये फ्री थे, अब ये सॉलिड स्टेट में, तो ये लैटिस में अरेंज हुए हैं। तो लैटिस में अरेंज होने के कारण इस एनर्जी को हम बोल देते हैं लैटिस एनर्जी। वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है कब? जब ये आयनिक गैसेस पार्टिकल्स जो हैं वो कंबाइंड होके नॉन आयनिक सॉलिड स्टेट कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर? आयनिक कंपाउंड है, लेकिन अब इसमें चार्ज पार्टिकल नहीं है। क्लियर? अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? उसमें हम उसका उल्टा चलते हैं। भाई, जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी वो अब हमें इसको क्या है? देनी होगी। कब देंगे? जब हम इसमें इसको आयनिक यानी इस स्टेट से यहाँ आए, ठीक है। तो यही लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसेस। आयनिक सॉलिड को गैस स्टेट में सेपरेट करने के लिए कितना? 1 मोल। अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। 1 मोल हमारे पास आयनिक सॉलिड है, उसको हमें गैस स्टेट में लाना है। यानी 1 मोल अगर हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है तो उसको हमें इस स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी। क्लियर है? अब इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं बॉर्न-हैबर इक्वेशन से। अगले टॉपिक में हम इसकी बॉर्न-हैबर साइकिल मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो अपने आप में एक पूरा टॉपिक हो जाता है। आज हम सिर्फ लैटिस एनर्जी को समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। अच्छा, एग्जाम में आपसे लैटिस एनर्जी अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम उसकी डेफिनेशन आएगी फर्स्ट। सेकेंड, आपसे उसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है। थर्ड, उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज जो उसमें पुट करनी है, डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला रट लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये डेफिनेशन रट लेनी है। लैटिस एनर्जी होती क्या है? अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दोनों का टोटल करेंगे हम, ठीक है। रिपल्शन माइनस में आ जाएगा, लेकिन वो वैल्यू माइनस में होती है इसलिए यहाँ प्लस में रख देंगे, ठीक है। ये होता है। इससे ज़्यादा वो अगला स्टेप अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला क्या होता है? एन यहाँ पे है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सबको पता है 6.22 × 10⁻23 नंबर है ये, ठीक है। ये एक नंबर है, कोई मोल ग्राम वगैरह नहीं है, ये एक नंबर है। ये एवोगैड्रो नंबर है। दूसरा देगा आपको बॉन्ड कांस्टेंट। बॉन्ड कांस्टेंट जो है वो आपकी आयनिक जो चार्ज है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल है, उस पर डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। मेंडलिंग कांस्टेंट, ये जो है ये भी इसकी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर बन रहे हैं रिपल्सन और अट्रैक्शन में, उस पर डिपेंड करती है, वो भी आपको गिवन होगी। थर्ड है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये चीज़ें आपको गिवन होंगी। तो अब आप इजीली मतलब ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर आपको ना दिया जाए, ये इसके अलावा बाकी वैल्यू आपको देगा, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तभी आप ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला आपको लर्न
कर लेना है, दैट्स क्लियर। मेन चीज़ जो है, अब ये जो लैटिस एनर्जी है ये इफेक्ट किससे होगी, मतलब कब ज़्यादा होगी, मतलब कब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, कब क्रिस्टल स्टेबल बनेगा। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल उतना ज़्यादा स्टेबल, उतना ही ज़्यादा वाटर इनसॉल्युबल भी होगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल होगा। तो वो जो फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, वो है फर्स्ट आपका हो गया चार्ज ऑन आयन। कैसे, बहुत सिंपल है, इसको तो भाई एक बार समझ लो तो आपको इसको रटना नहीं है। चार्ज देखो, एक सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक है Mg और O, इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड है। ऑब्वियस है जब एक बॉन्ड है तो बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, और इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इसने एक बॉन्ड क्यों बनाया भाई, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी 1 है, और इस पर -1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है और इस पे -2 चार्ज है, वैलेंसी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड इंक्रीज होंगे, उतने ही ज़्यादा बॉन्ड इंक्रीज होंगे। जितने ज़्यादा बॉन्ड इंक्रीज होंगे, आपको जब उनको सेपरेट करना होगा तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। अब इसको इस कंडीशन बदलना है, 2 बार 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, दैट्स वाई लैटिस एनर्जी विल बी इंक्रीजेज। लैटिस एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पे उतने ज़्यादा ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसलिए चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी का, यानी लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन आयन। ठीक है, जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सेकंड है आयनिक रेडियाई। अब ये फॉर्मूला देखो जो आपका लैटिस एनर्जी का है वो हम देखें। इसमें रेडियाई कहाँ है, डिवाइड में, तो ये कैसे होगी, यानी U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। ये क्यों आएगा ये तो देख लो। अब इसको समझ भी लेते हैं भाई, ये क्या है, ये न्यूक्लियस के बीच में अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, ये इसके बीच में डिस्टेंस है, एक प्लस और एक माइनस है। तो इनके बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही कम होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, इसलिए जो है इसकी रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ये इसकी रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये दो मेन जो है फैक्टर हैं, ये दो तो इसके मेन फैक्टर हैं। उसके अलावा आपका एक फैक्टर क्या हो गया जो हमने अभी फॉर्मूले के साथ में पढ़े हैं। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है दैट इज मेंडुलन कांस्टेंट। इसमें अगर फॉर्मूले को देख के लिखें तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो है आपके आयनिक चार्ज और रेडियस पर डिपेंड करता है, यानी इनडायरेक्टली इन्हीं पे डिपेंड करता है, ये चार्ज भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो ये एक फर्स्ट ही हमारे रिपीट होंगे। थर्ड फोर्थ जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभी जल्दी में स्पेलिंग हो जाती है गलत, कोई बड़ा इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो बॉन्ड कांस्टेंट है वो चेंज होता है। ये किसको इफेक्ट करेंगे, बॉन्ड कांस्टेंट को, और बॉन्ड कांस्टेंट जो है वो आपका रिवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, तो इसलिए ये इफेक्ट करेगा आपकी बॉन्ड एनर्जी को। ये सारे इनडायरेक्टली आपके इन 2 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। आपने ये 2 पॉइंट को समझ लिया, आपका फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर अफेक्टिंग क्या है आप पे ऐसे नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा आपको कुछ आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स देखा, जैसे मैं आपको बताऊं आयनिक कंपाउंड के कुछ क्या करेगा, आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट में हम ले लें लिथियम फ्लोराइड दे दिया, Mg फ्लोराइड दे दिया और MgO दे दिया। ठीक है, ये आपको उसने
3 एग्जाम्पल दे दिए और आपसे पूछा कि किसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, ज़्यादा होगी। अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, डिसेंडिंग। अब आप देखो, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +2, इस पे -1, इस पे +2, इस पे +2, तो इनका जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ही होगा। चार्ट से निकाल सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक था। अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।